आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। टॉपिक है ब्लड। समझते हैं बेसिक ब्लड का कि ब्लड क्या है, कैसे काम करता है, फंक्शन क्या है और ब्लड का कंपोनेंट्स क्या है कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। तो समझते हैं ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड होता है और यह एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड है और एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन का, कि ब्लड ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को और एसेंशियल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स और टिश्यूज में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड का पढ़ाई कर रहे हैं, ब्लड का स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो स्टडी को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ब्लड के स्टडी को बोला जाता है हेमेटोलॉजी। और ब्लड बॉडी में प्रोडक्शन होता है, ब्लड का बॉडी में बनता है। तो प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमोपोएसिस। हीमोपोएसिस यह है प्रोसेस। इसी प्रोसेस के थ्रू ब्लड बॉडी में कंप्लीटली बनता है। अब समझते हैं कि ब्लड में कौन कौन सा कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहता है, मतलब ब्लड का कंपोजिशन समझते हैं। तो ब्लड के अगर कंपोनेंट्स का बात करें हम लोग, कंपोनेंट्स का, तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा प्लस इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम लोग ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। ब्लड सेल्स। देखते हैं कि प्लाज्मा ब्लड में 55% प्रेजेंट रहता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को थोड़ा एक्सप्लोर करके देखेंगे कि वो कितना परसेंट प्रेजेंट है। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स है, इसमें क्या क्या होता है? आरबीसी होता है। आरबीसी प्रेजेंट रहता है 41% और इसमें डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स होता है, ये प्रेजेंट रहता है 4%। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है। अब समझते हैं कि ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, थोड़ा वो उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। समझते हैं कि ब्लड का मेन काम है ट्रांसपोर्ट करना। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है O2 को, CO2 को, हॉर्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, ड्रग्स को। यहाँ पर O2 CO2 ईजिली तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर हॉर्मोन्स है। तो हॉर्मोन्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन काम है हार्मोन बनाना। हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड अगर ब्रेन में हार्मोन्स का प्रोडक्शन किया, हार्मोन बनाया, और उस हार्मोन को काम करना है टेस्टिस में या फिर किसी और ऑर्गन में, तो
एग्जाम्पल समझते हैं। टेस्टिस में इस हार्मोन को काम करना है, ये बना है ब्रेन में। ब्रेन में एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बनाया है हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन बना दिया हार्मोन को, और हार्मोन को काम करना है टेस्टिस में या फिर कोई अदर ऑर्गन में। सपोज डेट एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हार्मोन्स ब्लड में। तो ब्रेन में बना हार्मोन, हार्मोन टेस्टिस में आया। अब टेस्टिस में आकर इसको अपना एक्शन शो करना है। तो एक्शन शो करेगा, यहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, टेस्टिस में आके टेस्टिस के सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और फिर वहाँ पर अपना एक्शन शो करेगा। तो मान लीजिए टेस्टिस में आया, टेस्टोस्टेरोन बनाया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना दिया, मेल सेक्स हार्मोन। तो ब्रेन में बना, आया टेस्टिस में। तो आया कैसे? ब्रेन में बन गया। अब ब्रेन में से टेस्टिस में आया, ब्लड लेकर आया इसको। तो ब्लड यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का भी काम कर रहा, ट्रांसपोर्ट कर रहा हार्मोन्स का। तो वैसा हार्मोन जो ब्रेन में बना, मतलब किसी अदर पार्ट में बना, लेकिन वो उसी पार्ट में काम नहीं कर रहा, किसी अदर पार्ट में जाकर अपना एक्शन शो कर रहा, काम कर रहा। तो उस हार्मोन्स को बोलते हैं हम लोग सर्कुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पर एक और बात समझने लायक है कि हार्मोन बना ब्रेन में, तो वो पूरा बॉडी में कई जगह कई ऑर्गन में, अलग अलग ऑर्गन में सर्कुलेट होकर आया होगा टेस्टिस में। तो किसी और ऑर्गन में क्यों नहीं काम किया? इसलिए काम नहीं किया क्योंकि हार्मोन वहीं काम करेगा जहाँ इसका रिसेप्टर होगा। कोई भी हार्मोन इधर उधर काम नहीं कर सकता, जहाँ उसका रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा वहीं काम करेगा। तो टेस्टिस में इस ब्रेन वाले हार्मोन का रिसेप्टर था, तो टेस्टिस में काम किया, भले ही किसी और ऑर्गन से गुजर कर आया होगा। तो बना कहीं और लेकिन अदर ऑर्गन में जाके काम करेगा, तो उसको बोलेंगे सर्कुलेटिंग हार्मोन। और एक तरह का हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन का मतलब है कि जहाँ बना वहीं अपना एक्शन शो किया, वहीं अपना काम किया, तो उसको बोलते हैं लोकल हार्मोन। अब यहाँ तो समझ में आ गया कि O2, CO2 हार्मोन्स का, न्यूट्रिएंट्स तो इजीली समझ सकते हैं कि हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और डाइजेशन करके न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करता है और फिर ब्लड पूरे बॉडी में रेगुलेट करता है, सर्कुलेट करवाता है न्यूट्रिएंट्स को। और वैसे ही ड्रग्स एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करता है और फिर ड्रग्स का रिसेप्टर जहाँ होगा वहाँ जाकर बाइंड करेगा और फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। ये ट्रांसपोर्ट का मेन काम है ब्लड का, ऑक्सीजन का, CO2 का। अब समझते हैं कि ब्लड जो है, ब्लड बॉडी में कितना होता है, कितना उसका वॉल्यूम होता है। तो बॉडी में अगर हम लोग एवरेज बात करें, एवरेज का, तो 5 से 6 लीटर्स होता है ह्यूमन बीइंग में। अगर हम लोग फीमेल का बात करें, फीमेल में तो एवरेज 4 लीटर हो सकता है, होता है। और मेल का बात करें तो 5 लीटर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि वैसे तो ब्लड का कलर रेड ही होता है, लेकिन अगर हम लोग आर्टरीज में आएंगे, आर्टरीज का देखते हैं, आर्टरीज में, तो आर्टरीज में ब्लड का कलर होता है ब्राइट कलर, ब्राइट रेड कलर। और इसीलिए होता है क्योंकि आर्टरीज में रिच ऑक्सीजन होता है। रिच ऑक्सीजन मतलब इसका O2 का जो कंसंट्रेशन है, जो क्वांटिटी है, वो ज़्यादा होगा। और अगर हम लोग वेन्स का बात करते हैं, वेन्स का, तो वेन्स में जो ये ब्लड होता है वो डार्क कलर का होता है, डार्क रेड कलर, क्योंकि वेन्स में O2 का क्वांटिटी मतलब कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है, पुअर
पुअर होता है इसका कंसंट्रेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं डार्क रेड कलर ब्लड का। अब बात करते हैं पीएच के बारे में कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच देखते हैं। ब्लड का पीएच होता है 7.3 से 7.4, और ये 7.4 ये होता है एवरेज होता है। इसका मतलब ब्लड का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइट एसिड होता है ब्लड का पीएच। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड का कंपोनेंट्स, जो ब्लड का कंपोनेंट्स है उसमें हमने प्लाज्मा देखा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखे हैं जिसको ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं प्लाज्मा के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं प्लाज्मा। तो बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% होता है, 55%, और ये प्लाज्मा ब्लड में 55% प्रेजेंट रहता है। तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट रहता है 90%, और 90% इसमें तो हो गया, और बाकी जो परसेंटेज बचा इसका उसमें होता है साल्ट्स, कुछ गैसेस होते हैं, हॉर्मोन्स एंड मैनी मोर। और प्लाज्मा में एक और केमिकल होता है जो हाईलाइटेड केमिकल है, जो जानना बहुत ज़रूरी है। एक केमिकल उसका नाम है हेपरिन। यह हेपरिन नेचुरली एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है। नेचुरली एंटीकोगुलेंट हेपरिन मतलब ये ऐसा केमिकल है जो बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। वैसे बॉडी में कहीं डैमेज हो जाए या फिर कट जाए, पीट जाए, जो हो जाए, तो ब्लड बहने लगेगा और फिर थोड़ी देर के बाद क्लॉट हो जाएगा। तो ब्लड बॉडी के अंदर भी क्लॉट हो सकता है, लेकिन क्लॉट नहीं होता है। यही केमिकल की वजह से ब्लड बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होता है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू था प्लाज्मा का। हम लोग इस पर लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं एक सेपरेट करके, तो उस पर बनाएंगे हम लोग। अब बात करते हैं सेकेंड कंपोनेंट का, जिसका नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी था। फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल्स, तो इसमें आरबीसी था। आरबीसी को इराइथ्रोसाइट भी बोलते हैं, और जब आरबीसी बनता है तो इसके फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोला जाता है इराइथ्रोपोएसिस। और आरबीसी का जो शेप होता है, ये जो सेल है, यह बाइकनकेव शेप का होता है। इसका शेप है ये, तो शेप होता है बाइकनकेव। और इस आरबीसी सेल्स में, ये जो आरबीसी सेल्स है, इस सेल्स में ये तो हो गया साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। जो O2 को ले जाना, CO2 को फिर बाहर निकालना, फिर O2 को ले जाना सेल्स टिश्यूज तक। यहाँ पर हम लोगों ने देखा थोड़ा सा ओवरव्यू आरबीसी के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा देखते हैं ब्लड का फॉर्मेशन।
तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। और ये जो बोन मैरो है, ये ब्लड के इसमें रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन हो रहा है। तो एडल्ट में, एडल्ट का बात करते हैं, एडल्ट में जो ब्लड बनता है वो लॉन्ग बोन में बनता है, लॉन्ग बोन मैरो में बनता है। मतलब कि बॉडी में जितने लॉन्ग बोन है, लंबे लंबे बोन्स, उनमें ये ब्लड बनता है। तो आरबीसी भी वहीं बनता होगा सबसे ज़्यादा। जैसे कि रिब्स का बोन, रिब्स का बोन में बनता है सबसे ज़्यादा ब्लड। लिम्स बोन में बनता है बोन, क्योंकि ये लंबे लंबे बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं, तो इनमें ब्लड सबसे ज़्यादा बनता है। अब थोड़ा सा ये आरबीसी समझ लिए, अब समझते हैं थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू। तो थोड़ा सा बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहता है 4, जिसमें प्लेटलेट्स था, तो कंट्रीब्यूशन था दोनों का तो 4% में, 4% में। तो डब्ल्यूबीसी यह 2 तरह का होता है। डब्ल्यूबीसी एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और एक को बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। यहाँ पर ए लग गया, इसका मतलब अब्सेंट, मतलब इस कैटेगरी में ग्रेनुअल्स अब्सेंट होगा, अग्रेनुलोसाइट्स हो गया, और इसमें प्रेजेंट होगा ग्रेनुलोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, कलरलेस होता है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी बनता है येलो बोन मैरो में, येलो बोन मैरो में बनता है। थोड़ा सा ओवरव्यू था, देख लिए। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के, बात करते हैं थोड़ा सा प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, इसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और प्लाज्मा के बारे में, आरबीसी में और प्लेटलेट्स में, डब्ल्यूबीसी में। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा मेन टारगेट था ब्लड को समझना, कि ब्लड एक्चुअल में क्या है, कैसे काम करता है, और कुछ हाईलाइटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स को।